अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाजरीन, मार्केट के सेंटिमेंट्स की बात करें तो आज के दिन एक पॉजिटिव जेस्चर प्रिवेल होते हुए दिखाई दिया, यानी कि मार्केट के नंबर्स फाइनली वो जो इन्वेस्टर्स वेट एंड सी की पोजीशन में थे, एक कॉशियस, एक रिलक्टेंसी देखी जा रही थी, अब जो है मार्केट के नंबर्स स्ट्रॉन्ग होते हुए दिखाई दिए। बुल रन जो कि एक्सपेक्टेड भी था, न्यूज़ भी अच्छी हैं, मार्केट के अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप हो रहा है, ट्रस्ट आ रहा है, वॉल्यूम्स बढ़े और आज के दिन इन्वेस्टर्स बाइंग करते हुए, यानी कि एक फ्रेश बाइंग मार्केट में लाते हुए दिखाई दिए। तो इट मीन्स के अब जो कि एक कॉन्फिडेंट मार्केट है, एक अच्छी मार्केट है, इसमें जो बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट हो रही हैं, तो यहाँ से मार्केट के नंबर्स अब टेक ऑफ करते हुए दिखाई देंगे। और आने वाले दिनों में, यानी कि इस वीक के अंदर 2 ट्रेडिंग सेशंस बाकी हैं, थर्सडे एंड फ्राइडे, तो अब एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट के नंबर्स फर्दर ग्रो करेंगे और 42,500 साइकोलॉजिकल बैरियर क्रॉस करते हुए दिखाई देंगे। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन डेली हाइलाइट्स। आज की मार्केट की परफॉर्मेंस, ओपन हुई मार्केट 41,839.26 के लेवल पर, हायर साइड पे मार्केट गई 42,265.22, लोअर वाज 41,839.27 सेम एज द ओपनिंग एंड फाइनली क्लोजर 42,226.05, यानी कि अपने इंट्राडे हाई पे ही मार्केट ने क्लोजर किया। 386.78 का इजाफा स्पेसिफिक इन अ डे देखा गया। टर्नओवर में करंटली 250.26 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। कल के मुकाबले में गेंस देखे गए हैं 59.99 मिलियन शेयर्स का एंड वैल्यू इज गुड 6.65 बिलियन रुपीस फॉर द रेडी मार्केट। वॉल्यूम लीडर्स में ऑल स्क्रिपिंग इन ग्रीन टेरिटरी, जी टेक इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 1 के पॉजिटिव चेंज के साथ 10.08 पे क्लोजर, 22.37 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। WTL सेकंड स्कॉट पे 0.02 का गेन देखा गया, 1.59 पे क्लोजर रहा, 21.17 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए एंड जी टेक BR 0.56 का गेन देखा गया, 1.96 पे क्लोजर, 14.8 का कारोबार रहा। ये था वॉल्यूम लीडर्स। आज कुछ हम देख रहे हैं स्पेसिफिक स्क्रिप्ट्स जो कि पार्टिसिपेट करते हुए वॉल्यूम लीडर्स में दिखाई दे रहे हैं और साथ साथ पेनी स्टॉक्स भी हैं जिनमें इन्वेस्टर्स ने ज़्यादा काम किया है। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करेंगे बिल्कुल एक स्पेसिफिक सेक्टर के हवाले से जो कि ज़्यादातर हमारी ज़िंदगियों के साथ अटैच है, वो है हेल्थ सेक्टर। तो आज हम हेल्थ सेक्टर के ऊपर एक डिटेल डिस्कशन करेंगे जिसमें हमारे साथ पैनलिस्ट भी बहुत एक्सक्लूसिव मौजूद होंगे। इनकरेजिंग जो एक इनोवेशन देखी जा रही है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान के अंदर हेल्थ सेक्टर के अंदर कितना काम हो रहा है, कितनी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। यहाँ पे अगर फार्मा की बात की जाए तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ कितनी हैं, मल्टीनेशनल कितनी हैं, और साथ साथ जो कंपनीज़ यहाँ पर काम कर रही हैं वो अप टू द मार्क हैं, क्या वो हैबिटाट की केयर करते हुए काम कर रही हैं। ये दूसरी बात, अगर इक्विपमेंट्स की बात करें तो पाकिस्तान रीजन के अंदर काफ़ी एक अंडर डेवलप कंट्री दिखाई देता है, तो यहाँ पे किस टाइप का हेल्थ सेक्टर प्रिवेल या फिर स्टेबल करता है, तो वो भी आज हम डिस्कस करेंगे। और अगर बात करें फ्लड के हवाले से, यानी कि पाकिस्तान के अंदर ये क्लाइमेट चेंज के बाद जो एक फ्लड आया है, इसके रिलीफ में भी हेल्थ सेक्टर ने बहुत काम किया है। यहाँ पर भी डिफरेंट डिजीज़ जो है वो पैदा होती हुई दिखाई दी है, उनके ऊपर क्या इसका रोल रहा है। और अगर बात करें मेडिकल इम्प्रूवमेंट की, तो पाकिस्तान के अंदर अगर स्केल देखा जाए तो ये पूरी दुनिया के अंदर कहाँ स्टैंड करता है। सो वी हैव वेरी एक्सक्लूसिव पैनल, उनको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर सलमान फरीदी साहब। आप मेडिकल डायरेक्टर हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं लियाकत नेशनल हॉस्पिटल के एंड मेडिकल कॉलेज के, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। शुक्रिया नताशा, थैंक यू फॉर आस्किंग मी। या और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद हनीफ सईद साहब। आप CEO हैं पाकिस्तान स्किन केयर एंड हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर के, उनको भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। और अब से कुछ देर बाद हमें ज्वाइन करेंगे अरशद महमूद साहब। आप चेयरमैन हैं PPMA नॉर्थ के और साथ साथ चेयरमैन हैं W ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के, तो उनको भी खुशामदीद कहेंगे। सो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और मैं चाहूँगी प्रोफेसर साहब से, सलमान साहब से, कि वो जो है वो गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करें। सर, क्या समझते हैं पाकिस्तान का हेल्थ सेक्टर कहाँ स्टैंड करता है और हेल्थ केयर सिस्टम पाकिस्तान का क्या अप टू द मार्क है? अगर पूरी दुनिया से मुकाबला किया जाए या कुछ एक रेटिंग देखी जाए तो कहाँ पे स्टैंड करता है पाकिस्तान? देखें, हेल्थ केयर सेक्टर के बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, कोई एक होमोजेनस चीज़ नहीं है, उसके बहुत सारे एरियाज़ हैं। तो हेल्थ केयर सेक्टर अगर आप देखें, पाकिस्तान में हेल्थ केयर के कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस क्या हैं यहाँ पे कि हेल्थ केयर फिर भी बहुत कम दामों पे मुयस्सर है।
और अगर आप बाहर के मुल्कों में जाएं, जो तरक्की याफ्ता मुल्क जिसके अंदर जिसकी हम मिसाल देते हैं या जिसकी तारीफ़ करते हैं, तो मैं एक आपको छोटी सी एग्ज़ाम्पल दूँ। एक दफ़ा मेरा एक दोस्त है, वो अमेरिका से आया वापस, डॉक्टर हमारे हॉस्पिटल में, तो मुझसे कह रहा है कि यार अमेरिका में तो फ़्लू होना भी एक अजाब हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? तो उन्होंने बताया कि जी मतलब वो इस सिर्फ फ़्लू में डॉक्टर को दिखाने के लिए और आम गोलियां लेने के लिए उनको $250-300 खर्च करने पड़े, जो कि यहाँ पे बंदे को $250-300 भी नहीं खर्च करने पड़ते और उसका इलाज मुनासिब तौर पे हो जाता। तो कॉस्ट पाकिस्तान में बहुत कम है, ना होने के बराबर है कंपेयर्ड टू द वेस्ट। तो ये एक तरह से आप समझ लें कि फ़ायदा है, लेकिन डाउन साइड भी बहुत है। डाउन साइड ये है कि एक गरीब आदमी के रेंज में हेल्थ केयर नहीं है। आम बीमारियों का इलाज तो वो कर सकता है, लेकिन अगर कोई सीरियस बीमारी हो, कोई दाखिले की ज़रूरत हो, किसी ऑपरेशन की प्रोसीजर की ज़रूरत हो, तो उसकी जो कॉस्ट होती है वो उसकी जेब की रीच में नहीं होती, और कोई सिस्टम नहीं है हमारे पास जिससे आम आदमी को हम हेल्थ केयर मुहैया कर सकें कम दामों पे या बग़ैर दामों पे मुफ्त। तो एक ये नुकसान है। दूसरा ये कि बहुत सारी जदीद चीज़ें ऐसी हैं जो कि मुल्क में या तो मुयस्सर नहीं है, या अगर मुयस्सर हैं तो गिने चुने सेंटर्स में हैं और गिने चुने लोगों के लिए हैं। तो उसके लिए फिर लोगों को इलाज मुआलजे के लिए दूसरी तरफ रुख करना पड़ता है, और तो ये एक नुकसानदेह चीज़ है। लेकिन एक और गुड साइड अगर आप देखें कि जो हेल्थ क्वालिटी एजुकेशन है जी, यहाँ से जो हम डॉक्टर्स प्रोड्यूस करते हैं, पाकिस्तान में उनकी इतनी इज्जत नहीं होती, पाकिस्तान में उनको इतनी घास नहीं डाली जाती, लेकिन यही डॉक्टर जब बाहर जाते हैं तो बड़े बड़े नाम पैदा करते हैं, बड़े बड़े इदारों के हेड्स होते हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर ये बनते हैं। तो कहने का मकसद ये कि इंग्रेडिएंट्स जो हैं तमाम, मतलब नुस्खे के जितनी चीज़ें दवाएं हैं वो सारी यहाँ मौजूद हैं। जैसे खाना पकाते हैं ना, तो पकाने की सारी चीज़ें मौजूद हैं। अब किसी ने वो निज़ाम बनाना है उसके पकवान का, वो नहीं है। तो हेल्थ केयर पॉलिसी रिक्वायर्ड आप समझते हैं? पॉलिसी से ज़्यादा जो रिक्वायर्ड है, पॉलिसी भी रिक्वायर्ड है, लेकिन पॉलिसी से जो ज़्यादा रिक्वायर्ड है वो फोकस और प्रायोरिटाइजेशन रिक्वायर्ड है कि आपकी ज़िंदगी में कौन सी चीज़ इम्पॉर्टेंट है। अगर आप समझते हैं कि हेल्थ केयर इम्पॉर्टेंट है, तो आप फिर उसके लिए उतना पैसा अलग करें, उसके लिए उतनी रिसोर्सेज अलग करें, उसके लिए उतनी सहूलतें तैयार करें। तो प्रायोरिटाइजेशन की बात है कि आपकी नज़र में कौन सी चीज़ ज़रूरत है। तो हेल्थ केयर को एज अ नेशन, कौम के तौर पे आप इसको कितनी इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं। आपकी ज़िंदगी या जीडीपी जो है उसका 10% इस पर खर्च होना चाहिए, 5% होना चाहिए, 20% होना चाहिए। ये आप पे है कि कितनी तरजीह आप इसको देते हैं। जितनी ज़्यादा तरजीह देंगे उतनी ज़्यादा आपको बेहतर चीज़ मिलेगी। राइट, पॉइंट टेकन। प्रोफेसर साहब ने बड़ा ही एक डिटेल्ड एनालिसिस दिया है, लेकिन डॉक्टर साहब आप भी ये बताइए कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक चैलेंजेस सबको पता है और सब ने अभी कुछ अरसे में ये तो विटनेस किया ही है। मतलब इट हैज़ नो डाउट कि आप समझते हैं कि सारी चीज़ें हमारे सामने ही हैं। डॉलर कहाँ चला गया, या फिर इन्फ्लेशन कितनी है, या फिर पॉलिसी रेट कहाँ है, तो तमाम चीज़ें हमारे सामने हैं। आप समझते हैं इसके बावजूद, और फिर इन्होंने एक और चीज़ का जिक्र किया, वो ये कि जब बाहर चले जाते हैं हमारे यहाँ के डॉक्टर्स पढ़ने के बाद जब बाहर जाते हैं तो वो R&D में बहुत आगे होते हैं, रिसर्च में उनकी बहुत एक अच्छी डिफरेंट रिसर्च सामने आती है और उनका एक अपना नाम होता है। पाकिस्तान के अंदर क्यों ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आगे आती? और दूसरा एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू हेल्थ का देखा जाए तो कहाँ पर दिखाई दे रहा है? देखें, इसको दो हिस्सों में डिवाइड करें इस क्वेश्चन को कि कहाँ स्टैंड करता है आपका जो क्वेश्चन था ना। तो आप ये देखें कि एक तो हेल्थ सेक्टर है जो गवर्नमेंट लेवल पर है, जो सर्विस प्रोवाइडिंग हॉस्पिटल्स हैं सारे, जो गवर्नमेंट इदारे हैं सारे, और दूसरा हेल्थ सेक्टर है जो प्राइवेट सेक्टर ने जो है तो वो अडॉप्ट किया हुआ है। ठीक है, जो गवर्नमेंट सेक्टर का हाल है वो सबके सामने है। ठीक है, उसका बहुत सारा बजट होता है, काफ़ी बजट होता है। इतना ज़रूर होता है, इतना कम जीडीपी का इतना कम होने के बावजूद, जैसे अभी बात हो रही थी कि इट्स 2.8% ऑफ टोटल जीडीपी जो हेल्थ के लिए रखा गया है। तो इतना कम होने के बावजूद भी वो इतना है कि अगर वो प्रॉपर यूटिलाइज हो जाए तो हमारे बहुत सारे लोगों को एक अच्छी हेल्थ फैसिलिटी और सहूलत जो है तो वो मैसर हो जाए, उनको दवाएं मिल जाएं, उनके ट्रीटमेंट्स हो जाएं, उनके जो है ऑपरेशंस जो हैं तो वो सरकारी अस्पतालों में हो जाएं। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। वो बहुत सारा बजट जो है वो कहाँ जाता है ये हम सब लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं। और गरीब आदमी को कुछ भी जो है तो वो बहुत अच्छा जो है वो सिवाय चंद बेसिक टैबलेट्स के या बेसिक चीज़ों के कोई अच्छी फैसिलिटी हेल्थ के हवाले से उसको सरकारी हॉस्पिटल्स में या सरकारी इदारों में नहीं मिलती। बहुत सारे सरकारी इदारे, अगर हम इंटीरियर सिंध में चले जाएं तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स ये इदारे ऐसे हैं जहाँ पर डॉक्टर्स ही अवेलेबल नहीं हैं। सेंटर्स बने हुए हैं लेकिन डॉक्टर्स अपॉइंटेड हैं, वो सैलरीज़ ले रहे होते हैं, लेकिन उनको वहाँ पर मरीज़ों को सर्विसेज जो है तो वो प्रोवाइड नहीं करते।
तो एक तो गवर्नमेंट सेक्टर का इतना बुरा हाल है, ठीक है। जी। जब गवर्नमेंट सेक्टर का इतना बुरा हाल होता है तो उसका ज़्यादा बर्डन जो है वो फिर आ जाता है प्राइवेट सेक्टर पे। अब जब प्राइवेट सेक्टर पे आते हैं तो इट्स अ कमर्शियलिज्म। प्राइवेट Yeah. सेक्टर डेफिनेटली पूरा कमर्शियल सिस्टम है, ठीक है। अगर कोई मतलब बहुत ज़्यादा पैसा लगा के अपना हॉस्पिटल बनाता है, क्लिनिक बनाता है, इक्विपमेंट्स खरीदता है, सारी चीज़ें खरीदता है, तो मतलब उसकी एक इन्वेस्टमेंट होती है, तो उसका वो एक रिटर्न भी चाहता है। जब वो उसका रिटर्न चाहता है तो डेफिनेटली वो चार्ज करेगा कुछ ना कुछ, उसको जो है तो सर्विस चार्जेस जो हैं वो करने पड़ेंगे, डेप्रिसिएशन निकालनी पड़ेगी, जो उसके इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन है वो भी उसमें से माइनस करेगा, अप्रेजल्स भी माइनस करेगा, तो कुछ सर्विस चार्जेस उसको ना चाहते हुए भी कुछ ना कुछ कॉस्ट जो है वो ज़रूर bear आएगी। करना पड़ेगी। और वो अब इतनी ज़्यादा हो गई है ये तमाम इन्फ्लेशन की वजह से, ये सारी चीज़ों की वजह से, कि वो एक आम आदमी की पहुँच से दूर है, ठीक है। तो इसका नुकसान क्या होता है? उसका नुकसान ये होता है कि लोग सेल्फ मेडिकेशंस की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। अब मैंने एक टैबलेट खाई नज़ले के लिए, मुझे फ़ायदा हुआ, मैंने जो है तो वो दूसरे को बता दी, उसने भी जाके जो है तो वो फार्मेसी से ले ली। हमारे यहाँ कोई प्रिस्क्रिप्शन कंट्रोल सिस्टम नहीं है, जिसका जो जी चाहता है वो जाके फार्मेसी से वो दवा ख़रीद लेता है, ख्वाह वो ट्रैंकुलाइजर्स हो, कुछ भी हो, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन जो है तो वो दवा जो है तो वो ख़रीद लेता है। कोई कंट्रोल सिस्टम नहीं है फार्मेसी के हवाले से। इदारे बने हुए हैं, फार्मेसीज जो बड़ी हैं उनके ऊपर तो कंट्रोल वो तो करती हैं कि नहीं, प्रिस्क्रिप्शन होनी चाहिए प्रॉपर, वो भी नहीं करती। देखें, ये डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं ना, इसमें थोड़ा सा इजाफा करूंगा, वो ये है कि सेल्फ मेडिकेशन का, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, एक तो ये है कि गैर मुनासिब इलाज होता है, लेकिन इससे ज़्यादा जो ख़तरनाक चीज़ है ना सेल्फ मेडिकेशन से, वो ये होता है कि एक बीमारी जिसके लिए आपको एक दवा की ज़रूरत नहीं है, वो दवा आप ले लेते हैं, तो उस दवा से वो जरासीम जो हैं वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं। तो आपका ड्रग रेजिस्टेंस जो होता है इस वक्त, अगर आप पाकिस्तान में देखें, आम बीमारियाँ, पेट का इन्फेक्शन एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, इसको हम इकोलाई कहते थे, कॉमन ऑर्गेनिज्म, और आम दवा से मर जाता था। अब इकोलाई मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट, टोटल ड्रग रेजिस्टेंट, कोई दवा इस पर काम नहीं करती। टीबी, इतनी रेजिस्टेंस हो गई है कि आम दवाएं टीबी की जो हैं वो उन पर काम नहीं करती। क्यों? कि इतने गैर मुनासिब इस्तेमाल इन दवाओं का किया जाता है, मतलब जिस बीमारी के लिए उनकी ज़रूरत नहीं है उसके लिए आप लेते हैं और आप रेजिस्टेंस बिल्डअप कर लेते हैं। तो एक तो ये एक ये नुकसान है। दूसरी जो इसका नुकसान होता है सेल्फ मेडिकेशन का, ये होता है कि एक बीमारी की अलामत होती है, जिसे मेडिकल टर्म्स में हम सिम्टम कहते हैं जी। सिम्टम खांसी बिलफर्ज है, खांसी हल्के से फ्लू की वजह से भी हो सकती है, खांसी फेफड़ों के कैंसर की वजह से भी हो सकती है, खांसी हार्ट फेलियर की वजह से भी हो सकती है। बंदे ने कहा यार खांसी के लिए वो मेरे पड़ोसी ने तो ये लिया था, मैं भी वो दवा ले लूँ, उसकी बीमारी की सही तशखीस नहीं होती। ये सेल्फ मेडिकेशन के नुकसानात बता रहा हूँ। एक तो ड्रग रेजिस्टेंस है, दूसरा ये कि इनएडिक्वेट डायग्नोसिस। सर मेरा ये क्वेश्चन ये है कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो आम आदमी की अप्रोच से, उसकी जो कुव्वत खरीद है उससे मतलब बाहर होता चला जा रहा है। तो मेरा ये क्वेश्चन है प्रोफेसर साहब आपसे कि ये जो इन्होंने कहा है ना कि आम आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर होता जा रहा है, तो आम आदमी का इलाज कहाँ होगा? गवर्नमेंट में जाता है तो वहाँ पर इन्होंने कहा कि कुछ ऐसे उसका इलाज के लिए या तो उसे बहुत लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा, या फिर इतना ज़्यादा उससे जो अप टू द मार्क है वो नहीं होगा। प्राइवेट में जाता है तो उसकी जेब इजाज़त नहीं देती। तो क्या कोई पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से कोई ऐसी वे ऑफ बात डॉक्टर साहब कर रहे थे कि हेल्थ बजट की एलोकेशन कितनी है और कि वेदर इट इज़ एडिक्वेटली यूज और मिस यूज, वो एक अलग कहानी है, उस पर नहीं जाते। लेकिन जो बजट है नेशनल इस वक्त आपके टोटल हेल्थ का 230 बिलियन है, 230 अरब रुपए। This is more than enough or? It is grossly not enough। 220 मिलियन की आपकी पॉपुलेशन है, 230 अरब रुपए अगर आपका बजट है, तो एक आदमी के लिए 10,050 रुपये अवेलेबल, 1,050 रुपये अवेलेबल हैं पूरे साल के इलाज के लिए। तो 1,050 रुपये में पूरे साल में उसका इलाज कैसे होगा? अगर उसको ज़रा सी 6 दिन की बीमारी लग गई, तो खुद नहीं, हर बंदा उसको अवेल नहीं करेगा। लेकिन जस्ट टू गिव यू कंपैरिजन, अमेरिका में एवरेज GDP पर पर्सन कंजम्पशन जो है हेल्थ केयर की $11,500 है। $11,500 आपके पास 1,050 रुपये। अब आप फिर खुद बैलेंस देख लें और ख़ुद कंपैरिजन कर लें कि उस क्वालिटी की हेल्थ केयर $11,500 वाली आपको 1,050 रुपये में कैसे। तो आई थिंक एलोकेशन ऑफ रिसोर्स एक होती है, दुनिया में भी देखें ना, फंडिंग के कौन से तरीके हैं। एक फंडिंग तो ये कि गवर्नमेंट के थ्रू फंडिंग होती है, गवर्नमेंट ने अपने बजट के अंदर एक सम कर दिया अपोर्शन आपके लिए। और क्या तरीके होते हैं? और ये होते हैं तरीके, ये होते हैं कि डायरेक्ट टैक्सेशन से होती है। ठीक है, मैंने इंग्लैंड में ट्रेनिंग की अपने। इंग्लैंड में जब मैं ट्रेनिंग करता था तो मेरी तनख्वाह मिलने से पहले एट सोर्स उसमें से
6% हेल्थ केयर के लिए कट जाता था, 6.5% सोशल सिक्योरिटी के लिए कट जाता था, तो यू हैव टू, पैसे कहीं से तो आने ना। तो टैक्स टू जीडीपी तो रेट भी टैक्स बेस भी तो बढ़े ना, यहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स डिफरेंट है ना यहाँ पर। देखें बात ये होती है ना कि जिनको देना होता है टैक्स, जो माशाल्लाह से जिनको अल्लाह ताला ने इतना दिया हुआ है, जिनकी इतनी बड़ी बड़ी आमदनियाँ हैं, अगर वो 6% दें या 8% दें तो अच्छी खासी रकम जमा हो सकती है। बात ये गरीब आदमी जो सपोज करें 5,000 रुपये कमा रहा है, तो उसके मतलब 5% से कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ना है, इतनी रकम नहीं है। ये दूसरा तरीका है। तीसरा होता है कि प्राइवेट फाइनेंसियर्स आते हैं आइदर थ्रू हेल्थ केयर इंश्योरेंस, ठीक है, और मतलब अदर स्पॉन्सर्स ऑफ द हेल्थ केयर इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री होती है और बहुत सारे लोग होते हैं। तो दुनिया में भी अगर आप देखें तो 3-4 मॉडल्स ही हैं, देयर आर नॉट मल्टीपल मॉडल्स, ठीक है। मॉडल इज़ आइदर गवर्नमेंट फंडेड, जैसे नेशनल हेल्थ सर्विस है, जो कि इंग्लैंड के अंदर जैसे एक क्लासिकल एग्जांपल है। दूसरा जो बिस्मार्क मॉडल कहते हैं, विच इज़ द यूरोपियन मॉडल और द जर्मन मॉडल, वहाँ पे ये कि मतलब आपने अच्छा एम्प्लॉयर होता है बहुत जगह कि उसकी जो हेल्थ केयर की जिम्मेदारी है वो एम्प्लॉयर पे होती है कि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई की हेल्थ केयर प्रोवाइड करेगा। तीसरा जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया डायरेक्ट टैक्सेशन से होती है। चौथा तरीका ये है कि आप इंश्योरेंस के थ्रू करें स्पॉन्सर्स को। तो दीज आर द मेथड्स अवेलेबल, इसमें कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है। तो आप समझते हैं कि इनको अडॉप्ट करना भी, डॉक्टर साहब आप कुछ कमेंट करना चाह रहे हैं, क्या ये अडॉप्ट हो सकते हैं? सर ने बहुत अच्छे सिस्टम्स का जिक्र किया, लेकिन अभी तो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ही मतलब इस्टेब्लिश नहीं है, तो कहाँ हम इन पॉलिसीज को, इन सिस्टम्स को जो है तो अडॉप्ट कर सकते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन है कि हम कहाँ खड़े हैं, कहाँ स्टैंड करते हैं हेल्थ के हवाले से दुनिया में, तो मेरा ख्याल है कि हम बहुत पीछे हैं दुनिया में हेल्थ सेक्टर के हवाले से। लेकिन अगर हम फार्मास्यूटिकल साइड पर आ जाएं, जिसको आप कहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग या शायद जो ड्रग मैन्युफैक्चरिंग है या हमारी जो मेडिसिन हैं वो कहाँ पर स्टैंड करती हैं, तो पाकिस्तान इस वक्त दुनिया का 7वां या 8वां बड़ा मुल्क है जो मेडिसिन जो है तो वो एक्सपोर्ट करता है। तो इस हवाले से एक उम्मीद अफजा जो है तो वो चीज़ नज़र आती है। लेकिन यही मेडिसिन हमारे आम आदमी की अप्रोच में नहीं है, क्योंकि इनके प्राइजेज़ जो हैं, इनका रॉ मटेरियल जो है वो डॉलर के हिसाब से परचेज़ होता है, ठीक है। और जब वो डॉलर बढ़ता है तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ती है, रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ती है तो डेफिनेटली मेडिसिन की जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो बढ़ती है। अब या तो वो प्राइस मेडिसिन के प्राइस इंक्रीज़ किए जाएँ या उसको जो है उसकी क्वालिटी ऑफ मेडिसिन जो है तो वो रिड्यूस की जाए, ठीक है। तो दोनों ऑप्शंस होते हैं। तो अगर प्राइस रिड्यूस नहीं होते तो मैन्युफैक्चरर जो है वो क्वालिटी ऑफ मेडिसिन रिड्यूस करता है, जहां उसको 5% एक्टिव इंग्रेडिएंट डालना है और वो 2%, 3% या 4% से काम चला रहा होता है, तो इफिकेसी ऑफ द मेडिसिन जो है तो वो मुतासिर होती है। तो मतलब ऑफ द रिकॉर्ड अभी बात कर रहे थे, हाँ बिल्कुल। तो ये मतलब अभी हम स्टैंड नहीं करते किसी बेसिक स्ट्रक्चर की तरफ, ठीक है। हमारा आम जो जिसको हम एंड यूज़र कहते हैं, जो हमारा मरीज़ है, जो हमारा पेशेंट है, वो बहुत ज़्यादा मुतासिर है, मतलब उसको बहुत अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही हैं। रीज़न कि उसकी अप्रोच से बाहर होती चली जा रही है, डे बाय डे जो है तो कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट्स जो है तो वो बढ़ते चले जा रहे हैं, ठीक है। उसकी रीज़न ये है कि ट्रीटमेंट के अंदर, अच्छा ये ट्रीटमेंट्स की जो आपने जिक्र किया है उसमें ये बहुत कोई ऐसी डिजीज़ नहीं है जो कि मैं अभी तो हम सिर्फ नॉर्मल डिजीज़ के हवाले से, मैं आपकी बात करूँ, नॉर्मल आदमी की बात, हमारा फोकस जो है ना डॉक्टर साहब, इस मुल्क में हमारा फोकस हेल्थ केयर का जो है ना वो डिस्टॉर्टेड है। देखें, आपने एक कौम की, एक मुल्क की सेहत बेहतर करनी है ना, वो आप हॉस्पिटल के इलाज पे तवज्जो की ज़रूरत नहीं है, प्राइमरी हेल्थ केयर पे ज़रूरत है, ठीक है। 90% बीमारियाँ जो कि हॉस्पिटल में दिखाई जाती हैं, मरीज़ को हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है। एक अच्छा फैमिली फिजिशियन, एक अच्छा GP उसका बिल्कुल मुनासिब तौर पर इलाज कर सकता है। लेकिन हमारे पास वो सिस्टम नहीं है। जिसका दिल करे वो हॉस्पिटल जा सकता है। बाहर के मुल्कों में पहले आप GP को दिखाएं, GP आपको रेफ़र करेगा, तब आप जाएंगे। तो हमारे यहाँ जो हॉस्पिटल्स हैं विच आर सपोजिटली सेकेंडरी केयर एंड टर्शरी केयर आर बेसिकली डीलिंग विद प्राइमरी केयर इश्यूज़, ठीक है। और उनका 80% काम जो है वो ये है, तो ये आपका मिसमैच है। चलिए अगर थोड़ा सा रेट करें 100 आउट ऑफ, तो क्या समझते हैं आप पाकिस्तान में जितने हॉस्पिटल्स हैं तो दे आर मेकिंग मनी और दे आर जस्ट सर्विंग द ह्यूमैनिटी? देखें आप यहाँ पे जो है ना, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया कि गवर्नमेंट सेक्टर इज़ नॉट मेकिंग मनी। गवर्नमेंट सेक्टर तो इज़ देयर टू प्रोवाइड फ्री केयर। प्राइवेट सेक्टर में 2 किस्म के ऑर्गेनाइजेशंस हैं। एक ऑर्गेनाइजेशंस विच आर स्ट्रक्चर्ड ऑन अ कमर्शियल बेसिस, प्रॉफिट मेकिंग है। एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस एंड चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस, ये तो पैसा बनाने के लिए नहीं बने। इनको अगर पैसा चाहिए तो पैसा चाहिए ताकि अपनी सहूलियात फैसिलिटीज़ बेहतर कर सकें, ताकि बेहतर डॉक्टर रख सकें, बेहतर इक्विपमेंट ख़रीद सकें, बेहतर मरीज़ों को एम्बियंस एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकें। तो प्रॉफिट एज सच नहीं है, प्रॉफिट बना के कहीं लेके नहीं जाते। जो भी प्रॉफिट होता है वो हॉस्पिटल में वापस इन्वेस्ट हो जाता है, तो नॉट फॉर प्रॉफिट। तो अगर नॉट फॉर प्रॉफिट चैरिटी है तो आपका ईथॉस या आपका पर्पस पैसा बनाना नहीं है। लेकिन जाहिर सी बात है, जो एज अ बिजनेस कर रहा है और कमर्शियल कर रहा है वो तो पैसे बनाने के लिए कर रहा है, वो तो अपना मतलब उसमें से मुनाफा निकालेगा।
अच्छा, एक और नहीं, चीज़ इसमें हमारे थोड़ा पास सा ये है कि ऐसा नहीं है कि वो ट्रीटमेंट गलत कर रहा है, मतलब जी, ये ये कहना बात बहुत बिल्कुल गलत सही, होगा agree कि with you। अगर वो पैसे भी बना रहा है तो वो ये नहीं है कि वो ट्रीटमेंट गलत प्रोवाइड कर रहा है, वो ट्रीटमेंट उन्होंने मतलब बहुत कुछ अच्छा क्लास को प्रोवाइड, एक वो लेवरेज दे दिया है कि ये क्लास सिर्फ आएगी, बाकी और आम आदमी नहीं आ सकते वहाँ पर। नहीं, ये आप सही कह रही हैं कि उन्होंने ऑफिशियली तो नहीं कहा है, लेकिन अगर फीस इतनी है और मतलब तो वो एक ट्रीटमेंट आम आदमी तो नहीं जा सकता ना वहाँ पर। नहीं वो आएगा, बिल्कुल उसको ठीक पता होता है वो कि मना अगर नहीं मैं करेंगे। यहाँ जाऊँगा, इस Right. हॉस्पिटल में जाऊँगा तो मतलब यहाँ पर कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट जो है तो वो बहुत ज़्यादा है, मैं इस सेक्टर में इस हॉस्पिटल में जाऊँगा तो यहाँ कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट मुझे थोड़ा सा मिनिमाइज मिलेगा, और अगर मैं इस हॉस्पिटल में जाऊँगा तो यहाँ पे मुझे मज़ीद जो है तो वो चीपर मिलेगा। दूसरा डॉक्टर साहब ने जिक्र किया कि जो हमारी NGOs सॉर्ट ऑफ नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनके तहत बहुत सारे चैरिटेबल हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स वगैरह चलते हैं, तो वो किसी हद तक, काफ़ी हद तक जो है तो एक आम आदमी की अप्रोच में है और उनमें इलाज भी काफ़ी हद तक जो है तो वो मुनासिब होता है, और जो उससे पैसा वो रन करते हैं वो डेफिनेटली उनको लगाना पड़ेगा, अगर ना चाहते हुए भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि डे बाय डे मेडिकल साइंस में नई इनोवेशंस होती रहती हैं। आज एक्सरे की एक मशीन जो है कुछ और है, कुछ दिन के बाद एक्सरे की मशीन जो है तो डिफरेंट क्वालिटी के साथ है, तो वो अगर आपको एग्जिस्ट करना है, मार्केट में रहना है और अपने पेशेंट को, अपने क्लाइंट को बेहतर से बेहतर सहूलियात फराहम करनी है, तो आपको नई से नई जो इनोवेशंस हैं वो आपको अपने सेटअप में जो है तो वो इंटर करना पड़ेंगी, और ये सारी चीज़ें जो हैं तो वो डॉलर में परचेज होती हैं। तो जैसे जैसे उसका डायरेक्ट रिलेशन जो है ना वो हमारा इंटरनेशनल इकोनॉमिक, जो हमारी नेशनल इकोनॉमिक है, हेल्थ बराह रास्त जो है तो वो उससे मुतासिर होती है। हेल्थ को मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकती हमारी इकोनॉमिक्स के। हमारे पास एक पॉपुलेशन भी एक्स्ट्रा है हमारी, तो ये भी एक इशू है जो कि हमारी ग्रोथ के अंदर सबसे ज़्यादा आगे आता है। चाइना ने कंट्रोल किया है, तो क्या समझते हैं आप पाकिस्तान को इस ह्यूमन रिसोर्स को कैसे अपने लिए फ़ायदे के लिए यूज़ करना चाहिए? बहुत ज़्यादा है, और पॉपुलेशन जो ग्रोथ का, पॉपुलेशन बढ़ने का जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो भी बहुत ज़्यादा है, मतलब जिस रेट ऑफ ग्रोथ से वो बढ़नी चाहिए उसके मुकाबले में कहीं ज़्यादा है। तो उसके लिए काफ़ी कोशिशें की गई मीडिया पे भी, और मतलब कुछ हेल्थ सेक्टर्स भी बनाए गए, हेल्थ सेंटर अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी बनाए गए, लेकिन ये कि वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे उसको, पॉपुलेशन को। और जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी डेफिनेटली जो है तो आपकी हेल्थ की रिक्वायरमेंट्स जो हैं तो वो बढ़ती जाएंगी। अब एक घर में एक आम आदमी के घर में अगर 4 या 5 बच्चे होंगे और कोई भी उसको वायरल डिजीज़ हो जाती है, जो कि अगर एक होगी तो वो सबको लग जाएगी। तो एक अगर डॉक्टर साहब ने बात की फैमिली फिजिशियन की, फैमिली फिजिशियन भी आजकल 200 या 300 रुपए से कम जो है तो वो फीस नहीं चार्ज करता। डॉक्टर साहब, एक छोटा सा जो इशू है कर भी नहीं सकता। आप किसी भी दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्क में जाएं या डेवलप्ड एरिया में देखें, जनरल प्रैक्टिस इज़ ऑल्सो अ स्पेशलिटी। ये गलत बात है कि जनरल प्रैक्टिस जो है जिसका दिल करे वो जिस दिन डिग्री हासिल की अगले दिन एक खोखा खोल के दुकान खोल के बैठ जाए, ये कॉन्सेप्ट गलत है जी। बाहर के मुल्कों में, मैं इंग्लैंड का आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको कम से कम ग्रेजुएशन के बाद, हाउस जॉब करने के बाद 4 साल की ट्रेनिंग चाहिए फैमिली फिजिशियन बनने से पहले, उससे पहले आप प्रैक्टिस नहीं शुरू कर सकते। हमारे यहाँ तो कोई कंट्रोल नहीं है ना, नहीं कुछ नहीं, कोई कंट्रोल नहीं है। मतलब 2-3 छोटी छोटी चीज़ें इसमें, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि एक एरिया का हमने सर्वे किया अपने हॉस्पिटल में अपने मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, तो उस एरिया के अंदर 29 डॉक्टर्स थे, 29, और जब हमने उनकी क्वालिफिकेशंस और डिग्री देखी तो उसमें से 24 क्वैक थे, ठीक है, और 5 जेन्युइन थे, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस क्वैक की थी, ठीक है। तो कोई कंट्रोल नहीं है। एक छोटी सी चीज़, पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल है, जो भी रेगुलेटरी बॉडी है, अगर ये रिक्वायरमेंट कर दे कि एक डॉक्टर साहब जिन्होंने जीपी की प्रैक्टिस कर रहे हैं अपनी डिग्री या अपना लाइसेंस जो है उसकी फ़ोटोकॉपी फ्रेम करके लगाया करें, ताकि उनका मेडिकल काउंसिल का जो रजिस्ट्रेशन लाइसेंस नंबर है वो हो, ताकि बंदा घर पे जाके गूगल करके देख सके कि डॉक्टर साहब बाकी जेन्युइन है कि नहीं है। इतना तक तो आप इतनी छोटी सी चीज़ आप इन्फोर्स नहीं कर सकते। विल कम बैक टू दिस इज अ टोटली डिफरेंट टॉपिक। मैं मलिक अरशद साहब को एक बस पॉइंट ये यहाँ पे कह रहे हैं कि मतलब 29 में से 24 जो है आपने बताया कि क्वैक्स हैं, ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो प्रैक्टिस है वो क्वेस्ट की है। उसकी रीजंस क्या है? उसकी रीजन ये है कि वो नॉर्मली जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं उनके मुकाबले में कम फीस चार्ज करते हैं, ठीक है, वो टाइम गैर मुनासिब इलाज करते हैं, ठीक है, और ज़्यादातर जो है तो वो स्टेरॉइड बेस्ड जो है तो वो ट्रीटमेंट करते हैं, क्विक रिलीफ, ठीक है, वो डिजीज़ की रूट कॉज पर नहीं जा सकते, वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से बीमारी वक्ती तौर पर सही होती है, लेकिन दोबारा जो है तो वो उससे ज़्यादा वर्स होकर जो है तो वो सामने आ जाते हैं। चले, मलिक अरशद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, आप चेयरमैन हैं डब्ल्यू ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो।
सर सबसे पहले ये बताइए कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर के हवाले से बात हो रही है, यहाँ पर हेल्थ सेक्टर को हम प्रॉपर्ली डिस्कस कर रहे हैं। पाकिस्तान में हेल्थ सेक्टर की पोजीशन अब क्या दिखाई दे रही है फ्लड आने के बाद, जबकि एक इकोनॉमिक क्राइसिस भी नज़र आ रहे थे, लेकिन समहाउ हम स्टेबल होने की, संभलने की किसी ना किसी तरीके से कोशिश कर रहे हैं। सो माय पॉइंट इज़ कि कहाँ स्टैंड कर रहे हैं हम, क्या आजकल दिखाई दे रहा है? मैम शुक्रिया। इस वक्त अगर आप आफ्टर फ्लड बात करें तो स्पेशली फ्रॉम हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू डेफिनेटली जो इस वक्त डॉक्टर साहब भी बात पहले कर रहे थे, मुझे चूँकि प्रोग्राम में पहले शामिल नहीं हो सका, तो इस वक्त दो चीज़ें तो बहुत तेज़ी से इंक्रीज की हैं। एक जो गैस्ट्रो की डिजीज हैं, दूसरी जो है ये मलेरिया और इस तरह टेम्परेचर, इस तरह की चीज़ें जो है, और उसके बाद जो मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है वो पाकिस्तान में उसकी डिमांड बढ़ गई। ये सलाब के बाद की जो सूरत हाल है उसमें ये तो चीज़ें डेवलप हुई हैं, और अब जो हम अगर इसको फ्रॉम फार्मा इंडस्ट्री के लिहाज से देखें तो डेफिनेटली डिमांड बढ़ने से फार्मा इंडस्ट्री जो है उसकी थोड़ी सी इस महीने की लोकल कंजम्पशन जो है वो बढ़ गई है, लेकिन जो हमारा जो इस वक्त चैलेंज है वो इंपोर्ट का है। और जो इस वक्त फाइनेंशियल या इकोनॉमिक सिचुएशन है इसमें जब हमारी इंपोर्ट बढ़ रही है और डॉलर की हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है और ये कंपल्सरी इंपोर्ट है जी, जब तक हम इसकी अल्टरनेट इंपोर्ट के ऊपर नहीं जा रहे तो हमें इंपोर्ट करनी पड़ रही है। और इस वक्त इंपोर्ट के ऊपर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने भी थोड़ी सी रिजर्वेशन है, इतनी आसानी से दिखाई दे रही है नहीं हो रही, लेकिन मैं समझता हूँ फिर भी इन चीज़ों को जो इस वक्त गवर्नमेंट है जिस तरीके से डॉक्टर साहब के आने से चीज़ें बेहतरी की तरफ आई हैं, एक दोबारा से अच्छी होप डेवलप हुई है, डॉलर नीचे आया है, तो अब जो पहले एक यूएन क्राइसिस शुरू हो गई थी कि मेडिसिन अवेलेबिलिटी का इशू बन गया था, तो वो रीसेंट पास में भी हुआ है सर, ये तो हमने उसको काबू पा लिया है। फार्मा इंडस्ट्री ने पूरी तरह इसको अवेलेबिलिटी को इंश्योर कर दिया है। अच्छा मलिक साहब, ये बड़ा एक इशू होता है, बड़ी सेंसिटिव एक, जब आप हेल्थ की बात करते हैं तो सेहत भी कनेक्ट है, मतलब एक ह्यूमैनिटी कनेक्ट है। आप उसके साथ जब ड्रग्स की प्राइसेस अप हो जाती हैं, ये कितना ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है? क्योंकि रिसेंट पास्ट की आपने बात की कि कुछ ड्रग्स जो हैं वो मार्केट से गायब भी हो गई या फिर मौजूद नहीं थी, तो क्या रीजंस थे सर? और ये तो फिर नीड ऑफ द आवर थी, तो उस पर कंट्रोल तो आप लोगों ने किया, लेकिन इट टेक्स टाइम ना, फौरी तौर पर तो नहीं हुआ ये। मैडम ये बहुत अहम सवाल है जो आपने किया है। जो प्राइसेस है, मैं आपको बताऊं कि इंटरनेशनली हम बात आसानी से कर लेते हैं, डॉक्टर साहब भी बैठे हुए हैं, कि पूरी दुनिया में आप ट्रेवल करें, जो इस वक्त पाकिस्तान में जो प्राइस है मेडिसिन की, आई कैन चैलेंज कि ये पूरी दुनिया में नहीं है। आप बांग्लादेश को कंपेयर कर लें, आप इंडिया को कंपेयर कर लें, यही बात हो रही थी पहले। और आगे जो है अगर आप अमेरिका, यूरोप या बाकी चीजों को तो कंपेयर हम कर ही नहीं सकते ना, लेकिन इस वक्त भी मेडिसिन की प्राइसेस इन पाकिस्तान जो है पूरी दुनिया से कम, पूरी दुनिया, और क्वालिटी हम जो है वही दे रहे हैं जो पूरी दुनिया में बेस्ट ऑफ बेस्ट है। और इसी बेस के ऊपर हम इंडिया को भी अल्हम्दुलिल्लाह और बाकी जिन जिन मुल्कों में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमारा कंपटीशन इंडिया और बांग्लादेश से ही है। सिर्फ इस वक्त जो जरूरत है, जो इस वक्त मुल्क की भी जरूरत है कि हम एक्सपोर्ट को बढ़ाएं, उसके लिए ये है कि जो कुछ इश्यूज हैं फार्मा इंडस्ट्री के साथ जो डायरेक्टली हेल्थ से रिलेटेड है, जो कि हेल्थ में जो मेडिसिन है दैट इज द पार्ट ऑफ हेल्थ मैनेजमेंट। आप बाकी सारी चीजें भी कर रहे होते हैं, आपका हॉस्पिटल भी होना चाहिए, डॉक्टर्स भी होने चाहिए, लेकिन मेडिसिन इज ए कंपल्सरी पार्ट ऑफ ऑल दिस साइकिल। तो इसको भी अफोर्डेबल प्राइसेस पे फार्मा इंडस्ट्री जो है विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो अपनी कौम को दे रहे हैं हम, तो मैं समझता हूँ कि इसमें जितनी कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है उसको ठीक कर दे तो हमारी एक्सपोर्ट भी बहुत बढ़ सकती है। इस वक्त इंडिया की जो एक्सपोर्ट है वो $24 बिलियन है और हमारी सिर्फ $260 बिलियन पे थोड़ी सी अभी हम दोबारा ग्रो, पहले $225 मिलियन थी, सॉरी नॉट बिलियन, $225 मिलियन थी, अभी $260 मिलियन पे हम पहुंच गए हैं। तो हमारी एक्सपोर्ट दोबारा से बढ़ना शुरू हुई है
और ये मैं समझता हूँ पटेल साहब अच्छा की मलिक इसमें साहब, इसमें रॉ मटेरियल का बड़ा इशू है। जितनी एक्सपोर्ट्स की बात करें, मैं चले प्रोफेसर सलमान से पूछती हूँ। प्रोफेसर साहब, यहाँ पर रॉ मटेरियल का बड़ा इशू है। इकॉनमी के हवाले से बात करें, हम एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं, तमाम जितनी भी हम एक्सपोर्ट्स कर रहे होते हैं उसमें हमें इम्पोर्ट बेस्ड एक्सपोर्ट्स हैं। ये भी तो इशू है ना। अगर आपने अगर फार्मास्यूटिकल की बात की तो इसमें भी कुछ इम्पोर्ट बेस्ड एक्सपोर्ट्स हैं। जी देखें, रॉ मटेरियल जहाँ पे आपको इंपोर्ट करने की ज़रूरत है, अगर आप उस रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करके उसको स्केल करके 10 टाइम स्केल करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप से यू स्पेंडिंग 100 रुपये आप किसी चीज़ के इंपोर्ट पे खर्च कर रहे हैं और आप 100 रुपये के इंपोर्ट से 10,000 रुपये कमा सकते हैं, तो इट्स अ नो ब्रेनर। ठीक है, तो आई थिंक देखें, अगेन लेट मी कम बैक टू व्हाट वी वर सेइंग बिफोर। 2-3 चीज़ें, छोटी छोटी बातें लेकिन बहुत ज़रूरी हैं। हेल्थ केयर की जो कॉस्ट है आम बीमारियों की 90%, कहते हैं कॉमन थिंग्स का कॉमनली, आम चीज़ आम तौर पे होती है। ठीक है, हर आदमी को कोई पेचीदा अजीब व गरीब नई बीमारी नहीं होती, आम बीमारी होती है, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, मलेरिया, ये वो। ठीक है, इस मुल्क में एपिडेमिक किस चीज़ की आई है? एपिडेमिक आई डेंगू की, एपिडेमिक आई मलेरिया की, एपिडेमिक आई फ्लू की। ये सारी बीमारियां जो हैं कि आपका बेसिक हेल्थ केयर स्ट्रक्चर कि आपके पास अगर पानी आपका साफ़ हो, आपकी आबो हवा साथ हो, आपके मच्छर ब्रीड ना करते हों, तो फिर आपको ये बीमारियां नहीं लगेंगी। और इन चीज़ों को डेवलप करने के लिए ना आपको रॉ मटेरियल चाहिए, ना आपको कोई मैसिव सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट चाहिए। 90% ऑफ योर हेल्थ केयर प्रॉब्लम्स विल गो अवे अगर कि आप प्राइमरी हेल्थ केयर को सही कर लें। और प्राइमरी हेल्थ केयर इज़ नॉट एक्सपेंसिव। इशू जो होता है ना, हम सिर्फ फोकस करते हैं टर्शरी हेल्थ केयर, कॉम्प्लेक्स हेल्थ केयर, एंजियोग्राफी के कितने पैसे लगेंगे, स्टेंट के कितने पैसे। अरे भाई, हर आदमी को स्टेंट तो नहीं चाहिए ना। अगर 1000 आदमी फ्लू के साथ आते हैं तो एक को स्टेंट चाहिए होगा, तो 1000 का इलाज कर दो ना, एक के इलाज पे फोकस ना करो। एक चीज़। दूसरी चीज़, देयर इज़ अ बिग डिवाइड, अर्बन एंड रूरल। जो आपको बड़े बड़े शहरों में अच्छे हॉस्पिटल भी मिल जाते हैं, अच्छे डॉक्टर भी मिल जाते हैं। छोटे शहरों के अंदर, देहातों के अंदर ना डॉक्टर है ना अस्पताल है। वो डॉक्टर्स भी चाहते हैं कि वो शहर में आ जाएं। वो शहर में आके दिन में यहीं प्रैक्टिस करते हैं, वहाँ उनकी हाजिरी लग रही होती है, हाजिरी की मतलब कुछ जो अदायगी होती है वो कर रहे होते हैं वो, और वहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं अवेलेबल है। तो आपने हेल्थ केयर स्ट्रक्चर देखें, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हमने कोशिश की है, यहाँ पे थोड़ा सा इसको हाईलाइट किया है, हमने कोशिश की है। मैं अपनी तारीफ अपने हॉस्पिटल की नहीं करना चाहता, मैं आपको यूके का सिस्टम देता हूँ। दे हैव अ हब एंड स्पोक अरेंजमेंट। एक हब है, जैसे साइकिल की व्हील होती है ना, पहिया, तो एक उसका सेंटर होता है और उससे तो हब क्या है कि एक बड़ा हॉस्पिटल होता है और उस बड़े हॉस्पिटल के अतराफ में वो स्पोक्स होते हैं। हाँ। तो सपोज करें, मेरा कॉन्सेप्ट ये, जैसे हमने अपने लियाकत में भी करने की कोशिश की, कि आपका एक मेन कैंपस है और उसके 30 मिनट ड्राइविंग डिस्टेंस के अंदर आप सेंटर्स खोल दें। और उन सेंटर्स के अंदर आप 80% 90% इलाज मुहैया कर दें। 10% के लिए जिसकी ज़रूरत हो, उससे आधे घंटे के फासले से वो मेन कैंपस आपके आ सकता है। लेकिन 90% इलाज छोटे सेंटर पे कर दें, सस्ती दवाओं से कर दें, सस्ते टेस्ट के साथ, बग़ैर ज़्यादा मरीज़ के लिए महंगा किए। यही कॉन्सेप्ट अगर आप लेके जाएं कि जितने रूरल हेल्थ सेंटर्स हैं, अगर ये वाकई इफ़ेक्टिव हों और बड़े शहरों के अंदर बड़े सेंटर्स में वो चीज़ें लेके आएँ जो कॉम्प्लेक्स बीमारियाँ हैं। छोटे सेंटर्स के अंदर आपको ना ज़्यादा इक्विपमेंट डालने की ज़रूरत है, ना महंगी और चीज़ों की डालने की ज़रूरत है, और 90% अमराज का इलाज हो सकता है। अच्छा, इन्होंने जिक्र किया, इसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ कि वो जो हमारे बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं, ख्वाह वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो या प्राइवेट सेक्टर में हो, ठीक है, अर्बन और रूरल का, अर्बन और रूरल में कर लें, ठीक है। तो उसकी रीज़न ये है कि वहाँ पर जो बेसिक बीमारी है उसको प्रॉपर ट्रीट ही नहीं किया जा रहा, ठीक है। मुंह में एक छाला निकला, अब वो छाला प्रॉपर ट्रीट नहीं हो रहा, और जब तक वो यहाँ तक पहुँचेगा बड़े हॉस्पिटल में तो वो मतलब एक कैंसर की सूरत जो है तो वो इख्तियार कर लेगा, ठीक है। मतलब जख्म जो है वो घाव बन जाएगा अगर जख्म को प्रॉपर डायग्नोसिस प्रॉपर टाइम पे, और अगर उसको प्रॉपर डायग्नोसिस करके प्रॉपर टाइम पे जो है तो वो बड़े यूनिट में या जहाँ पर उसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होता है कंसल्टेंट के पास उसको पहुँचा दिया जाए, तो वो उसको कम पैसों में ज़्यादा बेहतर सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। मरीज़ हमारे यहाँ उस वक्त पहुँचता है जब बीमारी जो है तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सूरत हाल इख्तियार कर चुकी होती है। उसके लिए डेफिनेटली उसकी इन्वेस्टिगेशन भी बहुत ज़्यादा चाहिए होंगी, उसके लिए जो है तो दवाएँ भी बहुत ज़्यादा चाहिए होंगी, उसके लिए जो है तो मतलब इक्विपमेंट भी ज़्यादा चाहिए होंगे। पहले उसका ऑपरेशन अगर आधा घंटे में मुकम्मल हो सकता था तो अब उसका ऑपरेशन 3 घंटे में मुकम्मल होगा। तो कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट जो है तो वो बढ़ रही है। बिल्कुल एग्री करना चाहिए डॉक्टर साहब की बात से, प्रोफेसर साहब की बात से, कि बेसिक हेल्थ यूनिट्स के ऊपर जो है तो वो फोकस करना चाहिए, ताकि बुनियादी तौर पर जहाँ से मर्ज शुरू हो, जहाँ पर बेसिक मर्ज जाए और वहाँ पर उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो जाए, तो हेल्थ सेक्टर का बोझ जो है वो कम हो जाएगा गवर्नमेंट पर भी। और जो इनोवेशन की आप बात कर रही है ना, इनोवेशन की, बिकॉज यू वांट टू टॉक अबाउट इट, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं जिसको इंपोर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो यहाँ लोकली बन सकती हैं। मैं आपको बताऊँ, आप घर पे खाना अगर पकाती हैं
तो नॉन स्टिक कुकिंग पैन होता है, ठीक है, नॉन स्टिक क्या होता है, टेफ्लॉन कोटिंग। व्हाट इज़ अ स्टेंट? अ स्टेंट इज़ अ ट्यूब विद टेफ्लॉन कोटिंग। तो आप बना सकते हैं, सिर्फ ये कि आपको स्टेराइल कंडीशंस में बनाना है और उसकी कुछ और ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड स्पेसिफिकेशंस हैं। सो देयर इज सो मच कि जो एक तो मैंने आपसे अर्ज़ की कि प्राइमरी हेल्थ केयर, मैं ये कह रहा हूँ हॉस्पिटल बेस्ड केयर जो है उसको भी आप बहुत सस्ता कर सकते हैं अगर आप इक्विपमेंट लोकली बनाना शुरू कर दें। मलिक साहब से पूछती हूँ ना, मलिक साहब प्लीज़ इसके ऊपर कमेंट करें कि कुछ चीज़ें हम खुद से नहीं अडॉप्ट करते, हालांकि हम कर सकते हैं अडॉप्ट, हम सस्ता अपने रॉ मटेरियल को भी जो है वो यहाँ पर ग्रो कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें उसमें इन्स एंड आउट्स देख सकते हैं। आप क्या समझते हैं, क्या वाकई हम खुद से नहीं ये करते या फिर चाह के नहीं करते? बिल्कुल मैं डोज करूंगा इनकी बात को, बिल्कुल हम यहाँ पे कर सकते हैं। उसके लिए हमें प्रॉपर गवर्नमेंट पॉलिसी की जरूरत है। अगर हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट के ऊपर जाना चाह रहे हैं तो उसके लिए अगर जैसे ये कह रहे हैं स्टंट यहाँ बन सकते हैं, हर चीज यहाँ पाकिस्तान में बन सकती है। मैं उसकी अगर एग्जांपल दूं, जो न्यू मॉलिक्यूल डॉक्टर साहब को भी पता है कि जो अमेरिका में लॉन्च होता है तो हम 6 महीने बाद पाकिस्तान में उसको लॉन्च कर देते हैं, हालांकि हम यहाँ पे R&D उस लेवल की नहीं कर रहे। हम तो जो उन्होंने 20 सालों में R&D की होती है, जिस नतीजे पे पहुंचे होते हैं वहां से शुरू करके जल्दी जल्दी पाकिस्तान की कौम को यहाँ पे ये जो R&D करके चीजें दे देते हैं। और ये जो अभी हमारी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है पाकिस्तान की, ये इनकी बहुत बड़ा मैं कहता हूँ उन्होंने सपोर्ट किया है और बहुत बड़ा रूम दिया है पेशेंट को न्यू मेडिसिन की अवेलेबिलिटी के लिए, कि हम उधर वो R&D उनकी मुकम्मल होती है और यहाँ आफ्टर 6 मंथ हम पाकिस्तान में वही सेम मेडिसिन सेम क्वालिटी लॉन्च कर देते हैं वहाँ। मलिक साहब अगेन फिर मैं वही बात करूंगी जो प्रोफेसर साहब ने की थी स्टार्ट में, कि हम सेल्फ मेडिकेशन करके अपनी बॉडी को काफ़ी रेजिस्टेंस लेवल पे ले आते हैं कि वो कोई भी एक सिंपल से डिजीज़ को भी फिर बाद में जो है वो ड्रग्स से सही नहीं किया जा सकता। आप क्या समझते हैं, क्या ये चीज़ हम R&D 6 मंथ्स के अंदर करके क्या हम इस तरफ की तरफ जा रहे हैं? नहीं, नॉट एट ऑल, नॉट एट। सेल्फ मेडिकेशन तो एक और चीज है। ये तो जितनी मेडिसिन की मैं बात कर रहा हूँ ये तो डॉक्टर साहबान ही प्रिस्क्राइब करते हैं। ये कुछ नए मॉलिक्यूल को तो किसी को पता भी नहीं होता। ये तो न्यू मॉलिक्यूल का सिर्फ वो भी जो कंसल्टेंट लेवल के डॉक्टर्स हैं उनको पता होता है, वहां से ये नीचे ट्रिकल डाउन होता है। ये सेल्फ मेडिकेशन न्यू मॉलिक्यूल्स की तो हो ही नहीं सकती। और पुराने जो हमारे साल्ट है उनकी भी सेल्फ मेडिकेशन हिस्ट्री होती है कि जो हमारे देहात हैं, बाकी सारे इस तरह के दूर दराज के इलाका जाते हैं, वहाँ पे जो PHU सब कह रहे हैं वो इतने अफेक्टिव नहीं है और वहाँ पे क्वाइट्स प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। और क्वाइट्स की प्रैक्टिस और सेल्फ मेडिकेशन में कोई बहुत बड़ा गैप नहीं होता। वो सेल्फ मेडिकेशन ही उनको 5-6 मेडिसिन का पता होता है और मरीज को जो भी हो उन्होंने वही 4-5 जो है उसमें वही स्टीरॉइड डाल देंगे। साहब हम ये शॉर्टकट्स लेना कब छोड़ेंगे? हम कब पूरे एक बोलते ना कि प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू जो है वो तमाम एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हो या फिर कोई कारोबार हो, प्रॉपर प्रोसीजर क्यों नहीं अटेम्प्ट करते? क्यों शॉर्टकट्स के लिए पाकिस्तान खासकर यंगस्टर्स जो आजकल हैं वो लगे रहते हैं? एक लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। नहीं मैम, उसकी वजह सादी सी ये है कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो पॉलिसीज हैं वो इतनी जानदार तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं होती और इसलिए जैसे क्वेट्स को प्रैक्टिस करने की इजाजत ही नहीं है। और वहाँ पे आप हर सूबे में हर डिस्ट्रिक्ट में कितने प्रोविंशियल इंस्पेक्टर्स हैं जिन्होंने क्वेट्स को मना करना होता है, उनको प्रैक्टिस से रोकना होता है। अच्छा, हमारा सिस्टम मौजूद है, सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन और कंट्रोल की कमी है। सिर्फ अगर जैसे डॉक्टर ने कहा कि PNC है तो अगर वो ये अनाउंस, ये तो उस की बात कर रहे हैं जो प्रॉपर हॉस्पिटल में है, वहां तो ये कह रहे हैं क्वेट्स काम कर रहे हैं। तो अगर फिर किसी गांव में और वहां जहाँ MBBS अवेलेबल ही नहीं है डॉक्टर, तो वहाँ तो फिर क्वेट्स के लिए बहुत बड़ा गैप है। तो वो तो फिर चलिए मलिक साहब, वेल थैंक यू सो मच फॉर योर एनालिसिस। वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। मलिक साहब हमारे साथ मौजूद है, काफ़ी डिटेल एनालिसिस। ओके, ऑब्वियसली हेल्थ सेक्टर में ये लूप होल्स हैं जिनके ऊपर काबू पाना ज़रूरी है। तो प्रोफेसर सलमान साहब भी मौजूद है और हमारे साथ हनीफ साहब भी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, तो मैं प्रोफेसर साहब से पूछूंगी, प्रोफेसर साहब ये जो लूप होल्स हैं इन पर काबू पा लिया जाए तो उतना अच्छा है, साथ साथ यंगस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो शॉर्टकट और लॉन्ग टर्म प्रोसीजर्स हैं इसके बारे में भी बताइए प्लीज़। देखें, इन पे काबू पाया जा सकता है और निस्बतन आसानी से पाया जा सकता है। राइट। सिर्फ ना पैसे की कमी है, ना अहलियत की कमी है, सिर्फ नीयत की कमी है।
ठीक है, नियत जिस दिन हम अपनी मुस्तहकम कर लें कि हमने निज़ाम को सही करना है, उस दिन इसी मुल्क के लोग और वही लोग जो आज काम कर रहे हैं वही निज़ाम को सही कर सकते हैं, कोई इसमें मसला नहीं है। बहुत सारे इदारे हैं जिन्होंने अपने हुदूद के अंदर रहते हुए अपने हल्का अमल के अंदर उन्होंने निज़ाम सही करके दिखाया है। तो अगर चंद इदारे कर सकते हैं तो बाकी इदारे भी कर सकते हैं। व्हाट इज़ मिसिंग इज़ द विल। अगर एक दफ़ा जैसे ये फरमा रहे थे ऑनलाइन के इफ़ अगर हम विल दिखा दें कि ये हमने हेल्थ केयर का सिस्टम सही करना है। देखें इशू क्या होता है, मैं एक छोटी सी आपको मिसाल दूँ। एक कुआं है, उसमें एक मरा हुआ कुत्ता पड़ा है और पानी गंदा है, उसमें से बदबू आ रही है। हम पानी निकाल के फेंकते जा रहे हैं, बदलने की कोशिश कर रहे हैं। कुत्ता जब तक नहीं निकालोगे बू नहीं जाएगी। तो वी नीड टू चेंज द सिस्टम, प्रायोरिटाइज इट एंड नियत अगर हम कर लें, ये रिजॉल्व कर लें, तहिया कर लें कि हमने निज़ाम को सही करना है, आराम से हो सकता है। डॉक्टर साहब इनोवेशन और R&D के ऊपर भी बोलिएगा कि R&D जो इन्होंने कहा कि 6 months के अंदर ये हो जाता है। आपको पता है एक दवा के डेवलप के लिए कितने R&D चाहिए? मैं इसको R&D के लिए बोल देता हूँ कि जो नए मॉलिक्यूल्स, डॉक्टर साहब ने कहा, मलिक साहब ने कहा कि नए मॉलिक्यूल आ रहे हैं और उसका जो है तो वो एक आम डॉक्टर को भी नहीं पता होता, सिर्फ कंसल्टेंट लेवल के डॉक्टर्स को पता होता है। तो मलिक साहब के नॉलेज में ये बात भी होगी कि जो नए मॉलिक्यूल्स आते हैं उनकी कॉस्ट जो है वो प्रीवियस जो ड्रग्स होती हैं उनसे कई गुना ज़्यादा होती है। ठीक है, जैसे अभी हमारे स्किन स्पेशलिस्ट, तो अगर स्किन के हवाले से हम बात करें तो फंगल डिजीज़ जो हैं वो इतनी सेल्फ मेडिकेटेड या मतलब रॉन्ग ट्रीटेड हो गई हैं कि उनमें रेजिस्टेंट डेवलप हो गई है। जो फंगस की मेडिसिन अवेलेबल हैं वो उन पर अमल नहीं कर रही। और अब एक नया मॉलिक्यूल आया है, लेकिन वो आया ज़रूर है, बहुत इफेक्टिव है, लेकिन उसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा है कि उसको एक आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो मतलब हमारे यहाँ सिस्टम जो है वो है ही नहीं। एक तो कहते हैं ना कि सिस्टम ख़राब है, मैं तो कहता हूँ सिस्टम ही नहीं है। ठीक है, लोग कहते हैं कि जी कौम है, मैं कहता हूँ कौम ही नहीं है। हम लोगों का मजमुआ है, भीड़ है, हम मजमा है। ठीक है, हम कौम नहीं है। तो हमें कौम बनने की जरूरत है। अपना हिस्से का काम जो है वो प्रॉपर नहीं कर रहे। मलिक साहब ने डायरेक्ट PMC और PMDC की बात की। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर भी तो होते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर तयन होते हैं, ये उनकी जिम्मेदारी। अगर गवर्नमेंट को और सब चीजों को हटा के एक इंडिविजुअल की बात करें, पता है डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर्स को पता होता है कि हु इज क्वैक, हु इज क्वालिफाइड डॉक्टर, लेकिन क्वैक्स उनको जो है तो वो मतलब अंडर द टेबल जो है वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं और अपनी प्रैक्टिस जो है वो धड़ल्ले से दोनों के वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं। यस एग्जैक्टली, द सिस्टम बिल्कुल ख़राब है, कोई सिस्टम नहीं है। और जब तक कि हम अपने अपने हिस्से का काम प्रॉपर नहीं करेंगे, जो कुछ हमें असाइन किया गया है वो प्रॉपर नहीं करेंगे, तो ये हेल्थ सिस्टम कभी भी सही नहीं होगा और आम आदमी इसी तरह ही रुलता रहेगा जिस तरह के वो आज रुल रहा है। आम आदमी की भी अपनी जिम्मेदारी है। प्रोफेसर साहब इस पे रनिंग आउट ऑफ टाइम, लास्ट मिनट्स हैं। टोटली एग्री विद यू। क्या आम आदमी टैक्स देता है पूरा? क्या आम आदमी जो रिटेल का काम करता है वो टैक्स चुराता है? ये भी तो जरा देखने की जरूरत है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। देखें ये बहुत आसान है, जिम्मेदारी का बोझ किसी और पे डाल दें, कह दें कि इसकी गलती है। ठीक है, हम कहते हैं कि हर चीज़ की गलती हुकूमत की होती है, चाहे ये हुकूमत हो, चाहे माजी की हो, चाहे मुस्तकबिल की हो। भाई हुकूमत तो आप ही चुनते हैं ना, और अगर हुकूमत आपकी मर्जी का काम नहीं कर रही, आप हटा दें उससे, दूसरी हुकूमत ले आइए। ठीक है, तो ये कह देना कि दूसरे की गलती नहीं, गलती नहीं है, गलती हमारी अपनी है। अगर हमें देखें थोड़ा पेशेंस भी करने की जरूरत है इन हालात में। आप समझते हैं जो कौम एक तरफ जा रही है, ये यंगस्टर्स मीम पास करके अपना थोड़ा सा उन्हें पता ही नहीं है वो कितनी खराबी कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए। देखें हर आदमी के ख्वाब होते हैं ना, जवान अब जवानी में आपके ख्वाब होते हैं। एक यंगस्टर का ख्वाब होता है कि मैं अरमान होते हैं, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये बनना चाहता हूँ। अगर वो अरमान इस मुल्क में पूरे हो जाएं और इस निज़ाम में पूरे हो जाएं तो वो कर लेगा। यू फोर्स हिम into doing things which he does not want to do. देखिए थोड़ा जो मेरा डॉक्टर साहब से डिसएग्रीमेंट है, सिस्टम इज करेक्टेबल, हेल्थ केयर सिस्टम इज करेक्टेबल एंड इट इज करेक्टेबल इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम गिवन द विल। सर थोड़ा यंगस्टर्स को भी ये मोटिवेट करें, ये मैसेज दें कि शॉर्ट कट्स हमें नहीं लेने, थोड़े लॉन्ग डिसीजन और एजुकेशन। मैं आप लोगों से कहूँगा, यंगस्टर से नहीं कहूँगा, मैं मीडिया से कहूँगा और आप लोगों से कहूँगा, वो कहानियाँ, वो नैरेटिव्स ऑफ सक्सेस थ्रू द राइट रूट रादर देन सक्सेस थ्रू 2 नंबर, उनको आप हाईलाइट करें। Don't highlight successes achieved through incorrect means. Highlight successes achieved through the right route. दिखाएं कि इस मुल्क में ये मुमकिन है, और जब लोग देखेंगे कि ये मुल्क में है, यंगस्टर्स देखेंगे तो वो इस रास्ते पे चलेंगे। अवेयरनेस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब और अवेयरनेस जो है तो वो मीडिया के जरिए ही क्रिएट की जा सकती है, और उसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया जो है तो वो बहुत बड़ा रोल जो है तो प्ले कर सकता है कि आम आदमी को अवेयर होना चाहिए, अवेयरनेस होना चाहिए, हु इज़ राइट हु इज़ रॉन्ग। ठीक है, उसको कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, और जहाँ जाना चाहिए उसको क्या चीज़ जो है तो वो देखनी चाहिए, डॉक्टर की क्या क्वालिफिकेशन, बेसिक क्वालिफिकेशन जो है तो उसको क्या चेक करना चाहिए। थैंक यू सो मच। डॉक्टर हनीफ साहब हमारे साथ मौजूद थे।
थे प्रोफेसर सलमान साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। ओवरऑल आज के दिन हमने हेल्थ सेक्टर के ऊपर डिस्कशन की। ऑल्दो ये डिस्कशन कंप्लीट नहीं है, इसमें बहुत कुछ बाकी है और बहुत कुछ सवालात हैं जो मेरे जहन में थे और इनके पास भी एक टाइम शॉर्ट था, तो जितना हम बता सके हमने कोशिश की कि ये तमाम चीज़ें जो हैं आपके सामने रख सकें, लेकिन इस पर मज़ीद डिबेट करेंगे, मज़ीद प्रोग्राम्स करेंगे। दैट्स इट। इसी नोट पर प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।